हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 9। आज हम आपको दूसरे चैप्टर का अंतिम जो टॉपिक है, जो बचा हुआ है, वो बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने दूसरा चैप्टर शुरू किया था। वो दूसरा चैप्टर का नाम था कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई। और इस चैप्टर में हमने जो है जितने भी कोशिकांग थे उनको हमने पढ़ाया। आज हम आपको इस चैप्टर का जो अंतिम टॉपिक है उसको हम आपको बताएंगे। और इस चैप्टर के अंतिम टॉपिक में आज हम आपको केंद्रक के बारे में बताएंगे। ये कोशिका होती है, उस कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होता है और उस कोशिका द्रव्य में एक गोलाकार रचना होती है। उस गोलाकार रचना को हम केंद्रक कहते हैं। यह और प्रत्येक जो कोशिका होती है उसमें कम से कम एक केंद्रक अवश्य उपस्थित होता है। और कुछ कोशिकाएं होती हैं जैसे आरबीसी है, लाल रक्त कणिकाएं हैं, उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब होता है कि जो कोशिका होती है उस कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, उस कोशिका द्रव्य में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। तो केंद्रक के चारों तरफ क्या होता है, कोशिका द्रव्य जो है पाया जाता है। और प्रत्येक कोशिका में सामान्यतः अधिकांशतः जो है सामान्यतः प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक अवश्य उपस्थित होता है। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जैसे लाल रक्त कणिकाएं हैं, आरबीसी है, उसमें केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब हम सबसे पहले जो है केंद्रक का फिगर बनाते हैं। पहले केंद्रक का फिगर देखिए क्या होता है, इस तरह जो है बना होता है, गोलाकार रचना होती है, लगभग जो है गोलाकार रचना हो जिसको हम केंद्रक कहते हैं। और ये जो गोलाकार रचना होती है उसमें जगह जगह क्या होते हैं, छिद्र बने होते हैं। ऐसे होते हैं जगह जगह क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। गोलाकार रचना जो होती है उसमें जगह जगह जो छिद्र, और ये केंद्रक होता है वो दोहरी इकाई झिल्ली का बना होता है। मतलब केंद्रक क्या होता है, दोहरी इकाई झिल्ली से बने होते हैं। ये हो गया केंद्रक। इसके अंदर जो होता है दोहरा लेयर पाया जाता है, डबल लेयर होती है, डबल लेयर होती है। और इसके अंदर बीच क्या होता है, छिद्र होता है। और इन छिद्र की सहायता से जो तरल पदार्थ होते हैं उन तरल पदार्थों का कोशिका द्रव्य में उनका आवागमन होता है। आवागमन की क्रिया जिससे कोशिका केंद्र होती है उसके माध्यम से होती है। ये हो गया आपका कोशिका मतलब जो है केंद्रक। अब केंद्रक के अंदर क्या होता है, तरल पदार्थ भरा होता है। यह अभी हम समझाएंगे आपको, पहले फिगर देख लेते हैं। और इस केंद्रक के अंदर एक ठोस गोलाकार रचना होती है जिसको हम केंद्रिका कहते हैं। और इसी के अंदर जो ये धातुनुमा रचनाएं क्या होती हैं, ये पाई जाती है। इस तरह जो धातुनुमा रचनाएं होती हैं वह क्या होती है, ये जो है पाई जाती है। इस तरह जो होता है धातुनुमा रचना होती है। अब देखिए होता क्या है, हमने अभी आपको बताया, अभी हमने बताया आपको केंद्रक क्या होता है कि कोशिका जो होती है उस कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य के चारों तरफ होता है, मतलब कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ केंद्रक क्या होता है, पाया जाता है। और प्रत्येक कोशिका में ये केंद्रक क्या होता है, उपस्थित होता है। कम से कम मतलब अधिकांशतः जो कि एक कोशिका में एक केंद्रक अवश्य पाया जाता है। और इसके बाद होता है लाल रक्त कणिकाओं में होता है, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जैसे लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनमें केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब केंद्रक जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। मतलब केंद्रक क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला आता है पहला जो प्रकार होता है उसको कहते हैं केंद्रक कला। केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये केंद्रक कला कहलाती है या जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी एक एक करके हम जो आपको डिस्क्राइब करें। दूसरा आता है केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। और तीसरा आता है जो है
वह क्रोमैटिन आता है। क्रोमैटिन यह क्रोमैटिन जाल करते हैं इसको। इसके बाद जो है चौथा है क्रोमैटिन जाल हो गया। पहला केंद्रक कला हो गया, दूसरा केंद्रक द्रव्य हो गया, तीसरा जो है क्रोमैटिन हो गया, और इसके बाद चौथा होता है वह केंद्रिका कला। ये केंद्रिका न्यूक्लियो पाइलट। अब देखिए इसमें जो होता है, इसकी इंग्लिश होती है केंद्रक द्रव्य का होता है न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और ये जो है क्रोमैटिन और ये होता है न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस। अब देखिए क्या है, ये जो होता है एक एक करके पहले होता है, इसका नाम कर देते हैं, लैमिनेट कर देते हैं। पहले हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है, ये जो मैट्रिक्स होती है, इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है, ये जो है जो तरल पदार्थ पाए जाते हैं, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये होते हैं, इसके बाद आता है, ये जो होता है क्रोमैटिन का, क्रोमैटिन। और इसके बाद ये जो होता है न्यूक्लियोलस कहलाता है, न्यूक्लियोलस। ये केंद्रक की संरचना होती है। अब देखिए एक एक करके समझ। केंद्रक के चारों तरफ जो बाह्य आवरण होता है, इसको हम केंद्रक कला कहते हैं। मतलब केंद्रक के चारों तरफ जो बाह्य आवरण होता है, उसको हम केंद्रक कला कहते हैं। और यह एक गोलाकार रचना होती है, और केंद्रक कला बीच में क्या होती है, वह छिद्रित होती है, जिससे इसके अंदर का जो तरल पदार्थ होता है, वो कोशिका द्रव्य में उसका आदान प्रदान क्या होता है, उन तरल पदार्थों का कोशिका द्रव्य में आदान प्रदान होता है। यह अब इसके अंदर जो होता है, जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाई, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि वो दोहरी इकाई झिल्ली की बनी होती है, और इसके अंदर जो है लिपिड और प्रोटीन क्या होते हैं पाए जाते हैं। तो लिपिड और प्रोटीन से क्या होती है, इस केंद्रक का निर्माण, केंद्रक कला का निर्माण होता है। और केंद्रक कला जो कि वो दोहरी इकाई झिल्ली की बनी होती है। जो बाहर की झिल्ली होती है, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे जो है छिद्र पाए जाते हैं, और उन छिद्रों की सहायता से तरल पदार्थों का आवागमन क्या होता है, होता है। दूसरा आता है केंद्रक द्रव्य। इसके अंदर जो तरल पदार्थ होता है, पारदर्शी रंग का तरल पदार्थ क्या होता है, भरा रहता है। इसके अंदर पारदर्शी रंग के जो होते हैं तरल पदार्थ भरे रहते हैं, और इन तरल पदार्थों का इन छिद्रों के माध्यम से उसका आदान प्रदान क्या होता है। जब हम कोशिका द्रव्य को किसी उचित अभिरंजक के द्वारा जब हम स्टेन करते हैं, उसको अभिरंजित करते हैं, तब उसमें एक धातुमा रचनाएं दिखाई देती है। इस धातुमा रचना को क्या कहते हैं, क्रोमैटिन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, क्रोमैटिन होता है। ये धातुमा रचना को क्रोमैटिन नाम दिया जाता है। मतलब तभी जब उसको हम अभिरंजित करते हैं, तो वह क्रोमैटिन जाल को धातुमा रचना क्या होती दिखाई देती है। और ये क्रोमैटिन जो होते हैं वह डीएनए और होते हैं न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, डीएनए आरएनए होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होता है, उनसे मिलकर के क्या होता है, बना होता है। बाकी अभी डिटेल उसको बताएंगे आपको होता है। तो कल ये जो तरल पदार्थ इसके अंदर भरा होता है, इस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं या न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, वह जो होता है किसका बना होता है, उसके अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उसके अंदर जल पाए जाते हैं। जल के साथ साथ होता है न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं पाए जाते हैं, उससे मिलकर के होते हैं ये केंद्रक द्रव्य का निर्माण होता है। और हमने बताया जब इसको केंद्रक द्रव्य को जो हम किसी उचित अभिरंजक की सहायता से हम स्टेन करते हैं, अभिरंजित करते हैं, तो अब जब अभिरंजित करते हैं तब धातुमा रचनाएं क्या होती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इन धातुमा रचनाओं को हम क्रोमैटिन। इसके बाद दूसरा आता है क्रोमैटिन जाल। जो क्रोमैटिन जाल होता है, ये क्या करता है, जब आपस में मिल जाता है, जब कई क्रोमैटिन जाल, जब कई क्रोमैटिन तंत्र जब आपस में मिलते हैं, तो क्रोमोसोम का निर्माण, मतलब एक मोटी रचना बन जाती है। जब एक मोटी रचना बन जाती है तो उसी को क्रोमोसोम कहते हैं या गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्र जो होता है, आप जानते हैं
ये क्या काम करता है? माता पिता के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत करने का काम करता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करता है? कि गुणसूत्र करता है। और गुणसूत्र का निर्माण कहाँ होता है? केंद्रक के अंदर होता है। और केंद्रक के अंदर जो क्रोमैटिन तंतु होते हैं, धागेनुमा जो रचनाएं होती हैं, यही धागेनुमा रचनाएं जब आपस में मिल करके एक मोटी धागेनुमा रचना जब बना लेती हैं, उन्हीं को हम गुणसूत्र कहते हैं। और आप जानते हैं जो मनुष्य होता है, मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी होते हैं, नर और मादा दोनों में क्या होते हैं? समान, जिसको हम समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम्स कहते हैं। और जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है, जिसको हम हेट्रोसोम्स कहते हैं या लिंग गुणसूत्र कहते हैं, वह दोनों में क्या होते हैं? अलग। नर में जो होता है वह यक्ष वाई होता है, और मादा में क्या होता है? यक्ष होता है, जो लिंग के निर्धारण में सहायता करता है कि आने वाली संतान जो है कौन सी है, लड़का है या लड़की है। वह यक्ष वाई जो लिंग गुणसूत्र होता है वही निर्धारित करता है। तो करोलक की जो मादा होता है उसमें जो 23वीं जोड़ी होती है, उसमें जो होता है समजात गुणसूत्रों के समान होती है, यक्ष गुणसूत्र पाए जाते हैं। जबकि जो नर होता है उसमें जो 23वीं गुणसूत्र होता है वह यक्ष और वाई होता है। इसी प्रकार जितने भी जंतु होते हैं, सभी जंतुओं के अंदर, सभी पौधों के अंदर गुणसूत्र जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। और गुणसूत्र हमेशा जो होता है वो पेयर में होता है, जोड़ी में होता है, कभी सिंगल अकेला गुणसूत्र नहीं होगा। जब भी गुणसूत्र होंगे वह जो है जोड़ी में पाए जाते हैं, और उस तरह एक पेयर के रूप में, जोड़ी के रूप में उसका निर्माण होता है। तो कहने का मतलब हमारे समझ आ गया आपको कि जो ये धागेनुमा रचना होती है जिसको हम क्रोमैटिन करते हैं, और यही धागेनुमा रचना जब आपस में मिल करके एक मोटी रचना बना लेती है, उसको हम गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्र के अंदर डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन ये सब क्या होते हैं? पाए। और ये केंद्रक होता है, केंद्रक होता है उसके अंदर जो क्रोमैटिन जाल पाए जाते हैं, केंद्रक होता है वो नियंत्रण कक्ष की तरह काम करता है, वह नियंत्रण करने का काम करता है। इसका दूसरा आता है केंद्रिका होती है। तो केंद्रिका जो गोल होती है, घने गेंद की आकार की रचना, मतलब एक गोल घने आकार की होती है, उनकी संख्या लगभग 1 से 3 होती है। ये केंद्रक में लगभग 1 से 3 होते हैं, वह केंद्रिका पाई जाती है। और इस केंद्रिका के अंदर राइबोसोम का उत्पादन होता है। राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? केंद्रिका के अंदर होता है। इसीलिए केंद्रिका को राइबोसोम उत्पादन की क्या करते हैं? मशीन करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राइबोसोम उत्पादन की मशीन किसको कहते हैं? तो राइबोसोम उत्पादन की जो मशीन होती है वह केंद्रिका को कहा जाता है। यह प्रत्येक केंद्र के अंदर कम से कम 1 से लेकर 3 केंद्रिकाएं होती है, पाई जाती है। और ये घने गेंद की आकार, गोलाकार गेंद की आकार की रचना होती है, और इसके अंदर राइबोसोम, आरएनए आदि का निर्माण होता है। तो इसीलिए निर्माण होने के कारण केंद्रिका को राइबोसोम उत्पादन की मशीन कहा जाता है। इसके बाद लास्ट आता है केंद्रक का काम क्या होता है, केंद्रक का कार्य क्या होता है। तो केंद्रक जो होता है पहला काम यही करता है कि यह जो होता है कोशिका के ऊपर नियंत्रण करने का काम करता है। तो कोशिका का जो नियंत्रण कक्ष होता है उसको हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहलाता है, या कंट्रोल रूम होता है, जहाँ से वह कोशिकाओं को संचालित करता है। दूसरा होता है कि इसके अंदर केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र पाया जाता है, ये गुणसूत्र जो होता है माता पिता के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत करने का काम करता है। तो लक्षणों को ले जाने का काम भी केंद्रक के माध्यम से होता है। ये केंद्रक के कार्य। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन आता है, मतलब ये हो गया, ये चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाता है। अब इसके बाद इसमें एक आता है कि पादप और जंतु में क्या अंतर है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। हमने बताया जो पादप कोशिका होती है उसके अंदर मतलब उसमें 2 कॉलम बना लेंगे, एक में पादप कोशिका को रखेंगे, दूसरे में जंतु कोशिका को रखेंगे। तो पहले में पादप कोशिका में लिखेंगे कि इसके अंदर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, मतलब जो प्लाज्मा लेमा होती है, मतलब कोशिका जो झिल्ली होती है, उस कोशिका झिल्ली के चारों तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है। जबकि जंतुओं में जो होती है कोशिका भित्ति का क्या होता है? अभाव होता है। मतलब पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों तरफ जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती।
पादप कोशिका में दूसरा पॉइंट है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जो कि वो सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की नहीं बनी होती, वहाँ पे लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। पादप कोशिका जो होती है उसके अंदर जो होते हैं हरित लवक पाए जाते हैं, लवक पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में लवक का क्या होता है? अभाव। पादप कोशिकाओं में तारकाय क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, जब जंतु कोशिकाओं में तारकाय पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं में गाल्गी काय को डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में जो होता है वह गाल्गी काय होती है, गाल्गी बॉडी का निर्माण करती है। यह और पादप कोशिकाओं में जो होती है रिक्तिका जो कि बड़े आकार की होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका का क्या होता है? अभाव होता है। ये पादप और जंतु कोशिका में अंतर हो गया। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे उस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करिएगा, और जो भी क्वेश्चन नहीं आता होगा उसको आप पूछ लेंगे, हम आपको बता देंगे। यह धन्यवाद।